Hello everyone. Today I have with me somebody who scored 148 in the essay paper of 2022, which is arguably one of the top five essay marks, I would say, or probably one of top two in 2022. Sujan Singh Dangi, who has a long experience in UPSC CSE, also appeared in couple of forest interviews, a graduate from IIT Guwahati. So this discussion is for learning how we can increase our essay marks and what method can we adopt and what we can learn from his experience of getting 148. Also in 2021, he scored 132, which was also a very significant score in that year. So welcome, Sujan. अ, आपसे सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आपने 21 में ऐसे लिखा था, 23 में आपने ऐसे लिखा है, 22 में लिखा, 23 में भी आप मेंस में अपीयर हुए थे। आपके ऐसे में आप ऐसा एक जनरल आप ओवरव्यू अपना कुछ बताएं कि आपका क्या जी। माइंडसेट रहता है, आप कितना प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। उसके बाद में हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। ओके। सो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विकास हम्म। फॉर हैविंग मी हियर। ऐसे को लेके जो चीजें हैं ना, देखो बहुत सारी मार्केट में अफवाहें हैं कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसा होना चाहिए, बट जो बेसिक चीजें मैंने कवर करी ऐसे को एकदम ग्राउंड जीरो से कवर किया है। तो हम्म। ऐसे क्या होता है कि एज ए फॉर ले पर्सन ऐसे इज ए फॉर्मल राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। और यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि ऐसे कोहेरेंट होना चाहिए आपका, आपके आइडियाज लॉजिकली फ्लो होने चाहिए, आपके हर आर्ग्यूमेंट्स और हर पैराग्राफ आपका क्लोज टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर भाग जाओ। तो यूपीएससी ने हमको बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस दे दी है ऐसे के लिए कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अदरवाइज ऐसे एक ऐसे के लिए पूरी बुक भी लिखी जा सकती है। तो यूपीएससी ने वर्ड लिमिट भी क्लियर हमारे लिए कर दिया है कि एक ऐसे आपका 1000 to 1200 वर्ड्स में रहेगा। सो दैट इज अबाउट दी ऐसे। इससे ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे में। अ, अब ऐसे। हम्म। हाँ, हाँ कंटिन्यू। पूछिए। मैं अगर आपसे पूछूं तो एक चीज़ मेरे को क्लियर करनी है आपसे कि देखो, जनरली लोगों में एक डर होता है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ इतनी बढ़िया नहीं है। राइट। अ, तो क्या हम उतने अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, कितना ज़्यादा आपका वो क्या आप कितना ज़्यादा सिंपल होता है कि किस तरह से आप रखते हो उसको? अपने एकेडमिक राइट। बैकग्राउंड से कुछ आपको फ़ायदा मिलता है उसमें, आपने इंजीनियरिंग करी है, तो जी। किस किस किन किन चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलता है उसमें? तो विकास जी ऐसा है कि ऐसे में हमें जितना भी नॉलेज हमारा है, हम्म। बचपन से लेके आज तक का जितना भी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, जितनी एग्जांपल्स हम रिलेट कर सके सब्जेक्ट के साथ ऐसे के, वो सब कुछ हेल्प करता है। रही बात लैंग्वेज की, तो ऐसे का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं। हम्म। तो आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या बहुत ही ज्यादा बहुत नीश वाली वोकेबुलरी का यूज कर रहे हैं, तो अधिकतर ऑडियंस आपको समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे का पर्पस वैसे डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे का लैंग्वेज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 12th ग्रेड का होना चाहिए कि 12वीं पास किया हुआ इंसान या स्टूडेंट आपके ऐसे को समझ पाए, आप जो बोलना चाह रहे हो वो समझ पाए। दैट विल बी गुड इनफ आई थिंक फॉर ऐसे। बहुत मच एक दो हम आपके ऐसे शेयर भी करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक शेयर करूंगा नीचे, वहां पे आपके एक आधे ऐसे शेयर करेंगे जिससे लोग कंपेयर कर पाए कि कितना उनका सिमिलर है राइटिंग स्टाइल। जितना मैंने देखा था, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि आपके इंट्रोडक्शंस बड़े अच्छे होते हैं, खास करके थोड़े से अलग होते हैं, है ना? साइंस वगैरह से आप लिंक करके उसको करते हो। नॉर्मली लोग सबका अलग स्टाइल होता है, लेकिन आप आपके स्टाइल में कुछ कुछ चीज़ें यूनिक दिखी मेरे को, जो कि ऐसे को थोड़ा अलग बना देती है। मेरे को एक सवाल आपसे ये पूछना है कि बाकी जीएस सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, उसके लिए नोट्स भी बनाते हैं हम लोग, नेट से भी सर्च करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। ऐसे में जबकि हम लोग देखते हैं कि आपका स्कोर 148 था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिस्ट में जिनका नाम है उनका 90s में स्कोर है, 80s में स्कोर है, ऐसे भी लोग हैं। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जो मिनिमम मार्क्स जो आते हैं ऐसे में और मैक्सिमम मार्क्स जितने आते हैं। तो आपने ऐसे की तैयारी में कुछ कंटेंट तैयार किया, कितना आपने टाइम दिया, मतलब किस तरह से आपका प्रोसेस क्या रहा, कितने आपने ऐसे लिखे? 21 में आपने पहला मीन्स लिखा था, तो में। वहां से लगा कि आपने तैयारी क्या करी? 20 में मैंने पहला मेंस लिखा था। हम्म। 2020 में पहला मेंस लिखा था। उसके बाद ये मेरा चौथा मेंस था हम्म। इस साल।
तो ऐसे को लेके जो तैयारी करी हुई है मैंने, बेसिकली जीएस में जितना अपन नॉलेज पढ़ते हैं वो नॉलेज सफिशिएंट होता है। हम्म। उसके अलावा जितना हमारी हॉबीज में हम जो पढ़ते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हम बुक्स भी पढ़ते हैं, हमारी पढ़ने की हॉबी होती है। बचपन से लेके हम कुछ ना कुछ नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। उनको देखते हुए हमारा नॉलेज बेस तो बहुत होता है। अब ऐसे जीएस से कैसे सेपरेट होता है कि ऐसे को एक लहजे में लिखना पड़ता है जो कि यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है, तो उसकी हमको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यही पिटफॉल होता है अधिकतर टाइम कि हम उसकी अलग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, और हमारा ऐसे क्रिएटिव भी हो, यूनिक भी हो, एनालिटिकल भी हो, वो थोड़ा लोगों से हटके भी हो, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए मैं क्या फॉलो करता हूँ पर्सनली, वो मैं बता सकता हूँ। तो मेरा जैसे साइंस और टेक का बैकग्राउंड रहा है, मेरी उस टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है। देन एज ए हॉबी और एज ए क्यूरियोसिटी आप बोल लो कि मेरा जैसे हमारा इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है, बहुत सारी हमारी षड दर्शन फिलोसफी हम बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा एरिया है हमारा। हम अगर अपनी हिस्ट्री में जाके देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो सिविलाइजेशन एज अ पार्ट बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है अपने आप में, लेकिन वो एग्जाम्पल हमारा बहुत यूनिक हो जाता है अगर उसके ऊपर हम एक्सप्लोर कर सके कुछ चीजें। पॉइंट मेरा ये है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना हॉबी होता है, अपना अपना स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। तो किसी का कोई दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, सपोज किसी का फिलोसफी स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का मे बी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का जियोग्राफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो वहां से आप अपने एग्जाम्पल्स उठाएं और टॉपिक्स ऐसे सिलेक्ट करें कि आप उनसे ओवरलैप कर पाए अधिकतर, ताकि फिर जो आप लिखेंगे वो बिल्कुल आपका अपना ओरिजिनल आइडिया है, राइट। कोई दूसरा उस तरह से नहीं लिख सकता है, तो वहां पे ओरिजिनलिटी आ जाती है। उसके अलावा बाकी तो मैकेनिकल प्रोसेस होती है एक तरह से, कि आप कैसे लिख रहे हो, कैसे सीक्वेंस में कोहेरेंटली कैसे लिख रहे हो, क्या आप पंक्चुएशन यूज कर रहे हो, कैसे आप फ्रेजल वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स यूज कर रहे हो, कैसे सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, कैसे अपने पैराग्राफ का पैटर्न डेवलप कर रहे हो, तो वो सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एक चीज ये भी होती है कि जब हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद हम कैसे उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो अगर उसका आपको, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोट से स्टार्ट करते हैं, कहानी से स्टार्ट करते हैं, तो जो कोट वाला है पर्सनली मैं कभी यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो फिट नहीं बैठता है। मैं कोट हम्म। यूज करने लगता हूँ तो ऐसा उसका मीनिंग कहीं और ही जाता है और वो सब्जेक्ट से हट जाता है। तो मैं कोट यूज नहीं करता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। सभी लोगों को अपनी अपनी वीकनेस पकड़नी पड़ेगी कि क्या वो यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते उसको हटा दो आप। उसी तरह से फिर आप जब थीसिस वगैरह डेवलप कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स डेवलप कर रहे हैं, उनमें कैसे एक सीक्वेंस में लिखेंगे आप कि वो एक पूरा ऐसे आपका एक बंधा हुआ लगे, कि एक धागे में बंधा हुआ है पूरा। ऐसा नहीं हो कि आपने एक पैराग्राफ इधर का लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ वो लिख दिया, फिर तीसरे पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ वाली बात कर रहे हैं आप, तो वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि ऐसे 1200 वर्ड के आसपास का होता है। तो आपको मिक्स एंड मैच नहीं करना, आपको सेपरेट रखना है टॉपिक्स, थीसिस जो सब थीसिस होते हैं उनको सेपरेट रखना है और उनको डेवलप करते हुए एक पैटर्न में लिखना है। तो ये सारी स्किल्स हैं, धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और मैंने भी मतलब हर एग्जाम के पहले 5 से 8 ऐसे तो मैं प्रॉपरली बैठ के लिखता ही हूँ। ऐसे में मेरा कंफर्ट है, बहुत अच्छा कंफर्ट है, क्योंकि मेरे को बहुत अलग से प्रेशर नहीं आता है ऐसे में कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, कंटेंट भी डेवलप करना है। कोट्स रहते हैं मेरे पास, पढ़ लेता हूँ, कुछ एनेक्डोट्स हैं वो पढ़ लेता हूँ, कुछ अपनी जो हिस्ट्री फिलोसफी और साइंस एंड टेक का जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मैं पढ़ लेता हूँ। वहां से मेरे आर्गुमेंट गलत नहीं होते हैं। अब वो गलत नहीं होते हैं तो बाकी जैसे मैं आराम से लिख सकता हूँ, जो फ्रेमवर्क मेरी, जो प्रैक्टिस मैंने की हुई है उसमें। तो तो यार ये जनरली ये रहती है। ये जो आप बता रहे हो कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो आपकी हॉबीज से आपने लिख रखे हैं या फिर आपके सब्जेक्ट से जो आपने निकाले हैं, या फिलोसफी की आप शरदर्शन की राइट। आप बात कर रहे हो, तो इनको आपने कहीं पे नोट डाउन किया हुआ है? मतलब जैसे बाकी सब चीज़ों के लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो क्या आपने उसको राइट। नोट डाउन कर रखा है ताकि आप एग्जाम से पहले या मॉक टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले, एक्चुअल एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज करके चले जाओ? तो ऐसा कुछ आपने किया? ऐसे के लिए पर्टिकुलरली तो मैंने अलग से कुछ नोट डाउन नहीं किया, बट मैंने मार्क किया हुआ है अपने बुक्स में, जहाँ से मैं जैसे हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जहाँ से साइंस एंड टेक पढ़ता हूँ, तो मेरे पास वो चीजें पॉइंटर्स में है जो मैं देख लेता हूँ वैसे। बाकी वैसे भी जीएस का प्रिपरेशन साथ में कर रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा पढ़ने की सेपरेट से जरूरत नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप फ्रेमवर्क पे विश्वास करो, फ्रेमवर्क एक थोड़ा सा डेवलप करो अपना पर्सनल,
अगर वो डेवलप हो गया और उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इस फ्रेमवर्क में 1200 वर्ड्स लिख सकता हूँ अच्छे से, और जो कि सामने वाले को समझ में भी आएगा, तो फिर अलग से कंटेंट रखने की बहुत कम जरूरत रहती है। ठीक है, तो एक हम लोग थीसिस सब थीसिस पे एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे जो आपने ऐसे लिखे थे, एक बार हम उसको डिस्कस करेंगे कि जरूर। आपका क्या अप्रोच था। तो खास करके जिन लोगों ने 2022 में मेंस लिखा था या 23 में लिखा था, 23 में आपने भी लिखा है, या फिर हम्म। 20 में लिखा था, तो वो लोग भी एक बार को थोड़ा देख पाएंगे कि क्या अलग किया गया है जिन लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरूर। अ, ये एक दो बातें और पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि आपने 5 से 8 ऐसे प्रैक्टिस करे हैं ना। उससे पहले आप कह रहे हो कि एक फ्रेमवर्क आपको बनाना है, और वो फ्रेमवर्क फ्लो होना चाहिए, एक लाइन से बंधा हुआ होना चाहिए। तो उसको करने के लिए आप स्ट्रक्चरिंग किस तरह से करते हो, मतलब कि आप एक बेसिक बेसिक अप्रोच अपनी आप बता दो अगर, क्या आपकी कोई, हम्म। जैसे एक चीज होती है कि एक तो क्रिएटिव राइटिंग लोग करते हैं। अब सब लोग तो क्रिएटिव राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं सब लोगों की हो सकता है कि उनका एक्सप्रेशन भी इतना यूनिक ना निकल के आए। तो कोई ऐसा मेथड आप यूज करते हो जिससे ऐसा हो कि भाई एटलीस्ट इस क्वालिटी का तो लिखा जाए। तो उसके बारे में आप अपने मेथड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसे आप करते हो, और क्या आपने जो अटेम्प्ट दिए हैं उनमें सब में सिमिलर मतलब मेथड आपने यूज किया। हम्म। अब एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। हम्म। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि जैसे जो दो ऐसे का स्ट्रक्चरिंग होता है, मैं मतलब स्टार्टिंग के जो 20 से 25 मिनट होते हैं उसी में कर लेता हूँ दोनों ऐसे का। हम्म। क्योंकि 1 घंटा लिखने के बाद आपका ब्रेन वैसे ही इतना स्लो हो जाता है कि नए आइडियाज आपके आएंगे नहीं, तो मैं पहले ही जोट डाउन कर लेता हूँ उनको। अब जब मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ तो टॉपिक सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखता हूँ कि अधिकतर ये टॉपिक मेरे जो एक्सपर्टीज है, या अब मेरा जो हॉबी वाला एरिया है, या जो मेरा नॉलेज वाला एरिया है, उससे ओवरलैप करे सबसे पहले तो जैसे साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक्स में प्रेफर करता हूँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में प्रेफर करता हूँ। अगर इनसे नहीं आता है देन मैं दूसरे टॉपिक प्रेफर करता हूँ, फिलोसफिकल हो गए या और जो नीश वाले एरियाज के जो टॉपिक हो गए। अब जैसे टॉपिक चूज कर लिया हमने, तो बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा रिजिड हुए, या किसी बिना एक फ्रेमवर्क को फॉलो किए, पहले आप सोचो, 2-4 मिनट सोचो कि क्या क्या दिमाग में आ रहा है, क्योंकि एक चीज देखते से हमारे दिमाग में 50 तरह के आइडियाज आते हैं। अब उन 50 तरह के आइडियाज में आप पिक करो, ट्राई करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज लग रहे हैं जो कि इस ऐसे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और जो सॉलिड हो सकते हैं हमारे पॉइंट के लिए। आपने नोट डाउन कर लिया रफ में। अब आप ऐसे 1-2 मिनट और ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, क्या नई चीज है, क्या नई चीज है। अब इनको अगले स्टेप पे जाते हैं। अगले स्टेप में ऐसा देखिए कि इनमें हिस्टोरिकल कौन सा है, इसमें फिर टाइम के साथ कौन कौन से आइडियाज हैं, इनमें अलग अलग अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो होते हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको आप सेग्रीगेट करिए। तो ऐसे करते करते अपन 12-15 टॉपिक पे पहुंचेंगे जो कि सेग्रीगेट हो जाएंगे अपने, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव भी होंगे, जिनमें आपका अब यहाँ पे हम वो फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं जो हम यूजुअली करते हैं कि भाई GS1 के टॉपिक्स देख लो उनसे क्या क्या आ रहा है, GS2 के टॉपिक्स देख लो उनसे क्या क्या आइडिया है, GS3 से क्या क्या आइडिया है, GS4 से क्या क्या आइडिया है, ताकि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाए। अब जब ये हो जाए तो अब अगले स्टेप पे आप एग्जाम्पल सोचो कि इन 12 15 16 जो आपने शॉर्टलिस्ट किए आइडिया, इनके सबसे सॉलिड जस्टिफिकेशन क्या दोगे। या तो आप एग्जाम्पल दोगे, या कोई डेटा दोगे, या कोई फैक्ट दोगे, कुछ तो दोगे, या किसी राइटर का आप अपना कोड दोगे या उसके थ्रू जस्टिफाई करोगे। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट रखोगे, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, क्या चीज दोगे, वो आप उनके सामने लिख लीजिए। अब आपने ये भी लिख लिया, इसके बाद आप 1-2 मिनट दीजिए कि इन टॉपिक्स को कैसे हम सिक्वेंशली अरेंज करें। बिकॉज कोहेरेंस में होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। हमारे जो 15-16 आइडियाज हैं, दे विल नॉट बी इन लॉजिकल फ्लो एट द स्टार्ट, बिकॉज दे विल बी रैंडम। तो हम मार्किंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैसे, ये हमारे लॉजिकल फ्लो में सेट हो गए। जब आपने ये कर लिया, उनमें से 2-3 आइडिया आएंगे जो लगेंगे यार फ्लो में सेट नहीं हो रहे, आप स्किप करिए, क्योंकि सब कुछ नहीं लिखना आपको। आइडिया कितना ही स्ट्रांग हो, आपका फ्लो में आ रहा है तभी आपको लिखना, अदरवाइज आप स्किप करिए उसको। ऐसे करते करते आपके 12 पैराग्राफ के लगभग आइडियाज हो जाएंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आप इसी टाइम पे सोचिए कि आप लगभग कंक्लूजन से पहले लिखते हैं। किन्हीं किन्हीं टॉपिक्स में काउंटर आर्ग्यूमेंट हमको लिखना पड़ता है जो कि हमें दिखाए कि हम बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं, तो वो भी एक जरूरी चीज है। देन आप कंक्लूजन सोच सकते हो उसी टाइम पे, देन आप इंट्रोडक्शन सोच सकते हो उसी टाइम। तो ये सारी चीजें हैं।
एक करनी एक पड़ती एक जो आपने बात बताई कि जैसे एग्जाम्पल आप जस्टिफिकेशन के लिए यूज करते हो, आपने पहले टॉपिक देखा, जो मैं समझ पाया है। हूँ, आपने टॉपिक देखा, आपकी कंफर्ट का टॉपिक होना चाहिए पहली बात तो। राइट। जो आपने जो जिसके बारे में पहले सोच रखा हो, या फिर जो जैसे आपके लिए साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट थोड़ा सा का कोई टॉपिक है, तो वो जैसे आपने मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन इस बार चूज किया था, हम्म। जो कि शायद हम्म। बाकी लोग ना करें, लेकिन आपकी कंफर्ट जोन का है। उसके बाद में आप कह रहे हो कि उसके अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी GS 1 2 3 4 से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर जो आपने आपकी अपनी हॉबी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको आप लिस्ट डाउन कर लोगे। तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो आपने लिस्ट डाउन किया है, द हम्म। 15 odd sentences that you will frame, so this will be in the form of thesis, या। बेसिकली जिसको आप जस्टिफाई करोगे एग्जाम्पल के थ्रू। थीसिस राइट। का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ये आपका हाइपोथेसिस है या आपका थीसिस है, जिसको आप प्रूव करोगे आगे। आप उस टॉपिक राइट। को एक तरह से ब्रेक डाउन कर देते हो अलग अलग भागों में, और उसके थीसिस बना के आप उसको लिंक करते हो, है ना। तो ये जो आपने एग्जाम्पल्स जो राइट। आपने लिए हैं, ये एग्जाम्पल्स किस किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं? आप थोड़े बहुत एक कुछ हमें बताएं कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आप यूज करते हो। जैसे मैं आपको शायद पेपर के साथ में ही पूछ लेता हूँ। जैसे इस बार आपने लिखा था मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये ऐसे आपने इस पे लिखा 2023 के राइट। पेपर में। तो क्या आपने मतलब एक मोटा मोटा अगर आप बता पाओ ब्रीफली कि आपने किस तरह से इसको लिया था और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आपने लिखे थे, किस तरह के थीसिस पॉइंट्स आपने लिखे थे? तो इस टॉपिक में ऐसा, अब जैसे मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, एक्चुअली मैं एक रियल चीज ये बता दूं कि ये टॉपिक मैंने चूज इसलिए किया था क्योंकि बाकी टॉपिक मुझे इससे ज्यादा टफ लग रहे थे। हम्म। वो मेरे कंफर्ट लेवल से बाहर थे, तो ये थोड़ा एटलीस्ट मेरे कंफर्ट लेवल में था, एक चीज ये है। अब मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, जो मैं जो ये ऐसे का पॉइंट है जो मैं समझ पाया, इसका मीनिंग ये है कि रीजन एक हमारा एस्पेक्ट है। अगर उसमें हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो दैट विल बी लाइक ए म्यूजिक। हम्म। तो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है। अब म्यूजिक ऑफ रीजन, तो रीजन, इसको कैसे समझे? वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको मतलब समझने में मेरे को काफी टाइम लगा था वहां पे। और जरूरी नहीं कि मैंने पूरा 100% सही समझा हो, बाकी लोग इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ये समझ पा रहा था कि हमारी रियलिटी जैसे जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह से अगर म्यूजिक का बात आती है, जैसे तो जो साउंड होते हैं हमारे, साउंड भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। साउंड नॉइज होता है हमारा, साउंड ही म्यूजिक होता है हमारा। लेकिन अगर नॉइज से म्यूजिक कैसे बनेगा? नॉइज से म्यूजिक बनने के लिए आप कुछ रूल्स लगाओगे, कुछ पैटर्न्स लगाओगे, कुछ फॉर्मूलेज लगाओगे, राइट? तब जाके वो आपका म्यूजिक बनेगा, अदरवाइज तो नॉइज है वो, एक तरह से देखा जाए तो। उसी तरह से मैथमेटिक्स हमारी जो रियलिटी है, जो रीजनिंग है, रियलिटी तो रियलिटी है, लाइक सब जगह है। अब उसको मीनिंग देने के लिए मैथमेटिक्स यूज होता है। कि भाई न्यूटन आया, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, सपोज मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए, तो एक लॉजिकल रीजनिंग है उसके पीछे। वो रीजनिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि उनकी वजह से हम आज की डेट में मून तक जा पा रहे हैं या फिर स्पेस मिशन कर पा रहे हैं, राइट? उसकी वजह से हमारे व्हीकल चल पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे टेक्निकल डेवलपमेंट हुए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो रियलिटी की एम्बिग्यूअस चीजें थी, जो कि लोग वैसे ले लेते थे, किसी को कुछ पता नहीं था, उनसे प्रिंसिपल्स बनाए, उनसे रीजनिंग करी, लॉजिकल रीजनिंग करी उसके साथ, एंड एक पैटर्न में फिट किया उनको। उसके बाद वो म्यूजिक बन गया, काइंड ऑफ म्यूजिक हो गया, वो रीजन का म्यूजिक, राइट? उसी तरह से आइंस्टीन आए। जब आइंस्टीन नहीं आए थे तब स्पेस, जो हमारा स्पेस एंड टाइम, इनके जो कंसेप्ट हुआ करते थे, न्यूटोनियन कंसेप्ट हुआ करते थे, उनको हम अलग तरीके से समझते थे। लेकिन जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने जो उनकी इक्वेशंस दी, उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरीज दी, उनके बाद हमें बहुत सारे इंसाइट्स ऐसे मिले हैं कि हमारा पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। तो दैट वाज काइंड ऑफ म्यूजिक टू रीजन। तो रीजनिंग करके उन्होंने एक म्यूजिक बनाया मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम देखें तो हमारे श्री रामानुजम साहब हैं, जो फेमस डॉक्टर रहे हमारे, मैथमेटिक्स के डॉक्टर, PhD, एंड उनकी जो इक्वेशंस है, राइट? तो उनकी इक्वेशंस इतनी गूढ़ है, मैथमेटिक्स में है, राइट? बट वो इक्वेशंस आज हम एम्पिरिकली प्रूव कर पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक म्यूजिक दिया रीजन को, और वो म्यूजिक का जो रीजन था वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में था। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी फिर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मैथमेटिक्स होते हैं। मैथमेटिक्स की ब्रांचेस होती है, पहले एक दो तीन चार को ही हम मैथमेटिक्स मानते थे। देन फिर हमारा जैसे
कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आया, देन हायर डायमेंशन मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आया। उसी तरह से मैथमेटिक्स के भी अलग अलग डायमेंशन से कह सकते हैं, और मैथमेटिक्स डेवलपिंग भी डेवलप हो रहा है, अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हो रही है, तो हम उस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं इस चीज को। अ, आपने इसको मतलब एक्चुअल एग्जाम में जब आप जो थीसिस बना आप स्ट्रक्चर कर रहे हो 10 मिनट में, तो आपने इस सारे थॉट प्रोसेस को लिखा कैसे? जैसे आप जैसे आप जैसे बता रहे थे कि आपने एग्जाम्पल लिखा, एक आपने कोई हम्म थीसिस लिखा हुआ है, तो वो जो थीसिस पॉइंट्स थे आपने 10-15 या 15 बनाए, तो वो आपने लिखे हम्म कैसे? वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जो आपने काफ़ी बढ़िया से बताई कि आप न्यूटन से लगा के शुरू कर रहे हो, और देन यू टेकिंग टेकिंग द डिस्कशन टू द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी टिल right। आइंस्टाइन, कि कैसे उन्होंने रीजनिंग देके मतलब मैथमेटिक्स बेसिकली एक म्यूजिक सा बना दिया, हम्म रीजन का म्यूजिक क्रिएट कर दिया कि अच्छा, मतलब इट इट बिकेम ब्यूटीफुल, एंड वी कुड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैड। तो आपने इसको लिखा कैसे? जैसे आप स्ट्रक्चर जब कर रहे हो, मेरे को ये जानना है आपसे कि आपने लिखा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 आप जैसे बनाए थे, आपको जैसे भी रफ हम्म। याद आ रहा हो, जिस किस तरह से आपने तो लिखा? हम्म। जब आइडिएशन करते हैं, जो शुरू के 5 मिनट होते हैं, जब हम बिल्कुल वाइल्डली सोच रहे होते हैं, एक तरह से कि जो भी दिमाग में आ रहा है आप लिख लो, एक तरह से एक पॉइंट में लिख लो। हम्म। रामानुजन का नाम याद आया, रामानुजन का नाम लिख दिया। आइंस्टीन का नाम याद आया, आइंस्टीन का नाम लिख दिया। न्यूटन का नाम आया, न्यूटन का नाम लिख दिया। मैथमेटिक्स के अलग अलग डायमेंशन, क्या क्या ब्रांचेस है, उनके नाम याद आया, वो लिख दिया अपन ने। जस्ट थॉट्स रन हो रहे हैं माइंड में, थॉट्स की स्पीड बहुत होती है, आप जितना जोट डाउन कर सकते हो कर लो उस टाइम पे। अब सेकंड स्टेप में जब हम इनको देख रहे होते हैं, थोड़ा सा और एक्सपांड कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छा, रामानुजन का नाम याद आया था, तो हम उसके बारे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये चीजें तो एक लाइन वहां लिख सकते हैं अपन कि ये एग्जांपल हम लिखेंगे, या कीवर्ड्स में आप लिख लीजिए उसी उनके नाम के सामने कि उनकी एम्पिरिकल इक्वेशंस फॉर एग्जांपल। आइंस्टीन का नाम हमने लिखा, तो हम क्या मेंशन करेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेंशन करेंगे। सपोज हॉकिंग का नाम याद आ जाता मे भी, तो हम ब्लैक होल्स और ब्लैक जो उनकी रेडिएशन या कंसेप्ट ऑफ टाइम उसकी बात करते हैं। हम्म। उसी तरह से अगर जैसे हमारा न्यूटन का याद आए, तो हम फिर लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो वो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, और उस तरह से हम एक्सपेंड करते जाएंगे उसको पर्टिकुलर पॉइंट में। एक एक और एग्जांपल से आपसे मैं समझना चाहूँगा कि आपने जो 2022 का पेपर था खास करके, हम्म जिसमें आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, उसमें आपने कौन से टॉपिक चूज़ किए थे? जिसमें फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, ये वाला 2022 का है शायद, है ना? हाँ, द 22 शिप में। इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। इनमें से आपने कौन सा चूज किया था, जो चार ऐसे? इसमें से मैंने किया था, पहले वाले में तो फॉरेस्ट वाला किया था। फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। मैंने बताया जो टॉपिक मेरा हम्म। इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, साइंस एंड हम्म। टेक से रिलेटेड होता है। और हम्म। कहीं कहीं फिलोसफी में हमारे जो फिलोसफी जो हमारी इंडिया के जो षड दर्शन या उस तरह की फिलोसफीज है, उनसे यूजुअली मैं पिकअप करता हूँ। सेकंड वाला इसका था, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग। दूसरे वाला आपने टाइम टू रिपेयर द रूफ करा। ठीक है। राइट। तो फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, काफी राइट। जैसे अगर हम इसको देखें, ये टॉपिक काफी कम लोग सेलेक्ट करके आए थे 2022 में ना। तो एक तो इंटरेस्टिंग चीज है कि आप थोड़ा सा अलग टॉपिक सेलेक्ट करके आए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा अलग भी लिख के आए। बाकी आपको इसमें जो भी याद आ रहा है, आप एक बार बताएं कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे करा इसका, इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको याद आ रहा हो तो। ओके। तो इसका इंट्रोडक्शन जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने क्या किया था, मैंने इकोनॉमिक एक्सेलेंस से ही शुरू किया था, हम्म। और कंट्रीज को कंपेयर किया था कि कैसे कैसे इकोनॉमी, मतलब जस्ट ब्रीफली, कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम ने हमारी लाइफ को चेंज किया है, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया है, क्या सारी चीजें करी है इकोनॉमी की वजह से। तो वहां से मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहीं से स्टार्ट किया था। उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ वगैरह जो शुरू किए थे, मेन हमारे जो थीसिस पॉइंट्स होते हैं, तो फिर वहाँ एनालॉजी में चला गया मैं कि भाई इकोनॉमिक एक्सेलेंस होता है, इकोनॉमिक एक्सेलेंस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक एक्सेलेंस में फिर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट में घुस जाते हैं। हम्म। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में घुस गए तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद आते हैं, राइट। फिर हमें जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। हम्म। देन हमारा अलग अलग रेशियोज होते हैं, कॉस्ट टू आउटपुट, और वो बहुत सारी चीजें जो रेशियोज होते हैं हमारे, जो यूज करते हैं इकोनॉमी में एज अ बेंचमार्क की एक्सेलेंस एक नहीं है किसी हम्म। बिजनेस को लेकर। हम्म। देन फिर हम
मॉडर्न कंसेप्ट पे आ जाते हैं। हम्म। हमारी इकोनॉमी साइक्लिक होनी चाहिए, हम्म। हम्म। सस्टेनेबल होनी चाहिए, राइट। हमारी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जो कि इक्विटेबल है सबके लिए। उसकी वजह से हमारा जो वेल्थ है सब तक पहुंचना चाहिए, राइट। सबको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि मोनोपोलीज हो जाए या उस तरह से। छोटे छोटे स्टार्टअप्स को भी होना चाहिए। ये सारे जो एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्सेलेंस है, ये मतलब फॉरेस्ट में भी मिरर होते हैं, राइट। फॉरेस्ट में अलग प्रोसेसेस होती हैं बट वो मिरर होती है। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी, फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है, आप छोड़ दो उनको अपने इस पे, कितना अच्छा रीजनरेशन हो जाता है। आपने हम्म। कितना ही डिग्रेड फॉरेस्ट कर दिया, वो अपने आप रीजनरेट हो जाता है। क्या प्रोसेस है उसकी कि वो इतना एक्सेलेंट है। हम्म। तो वो एक चीज है। उसी तरह से जो फॉरेस्ट की सर्विसेज है, फॉरेस्ट की सर्विसेज सब तक पहुंचती है बिना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। हम्म। सब कुछ उनकी सर्विसेज का यूज करता है, वहाँ एक्सेलेंस है। हम्म। देन फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, जैसे इकोनॉमी में क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज कंजम्पशन कर रहे हैं, वो रिसोर्स कंजम्पशन हमारी एफिशिएंट होनी चाहिए। कि भाई जितना हम, पहली बात तो कम से कम रिसोर्स कंज्यूम करें। देन जो रिसोर्स कंज्यूम करें उनमें से मैक्सिमम आउटपुट हम निकालें। फॉरेस्ट वैसा करते हैं। फॉरेस्ट में अगर एक पत्ती सूख के गिरी है तो वो मिनरल में कन्वर्ट होकर एज ए फर्टिलाइजर काम करेगी आपका, राइट। तो वो उस तरह से। देन इकोनॉमी और स्केल की जब बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी और स्केल की बात करते हैं या एग्लोमरेशन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि एक एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की, उनके बीच जो सिनर्जी जनरेट होती है बहुत सारी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करती है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करती है। तो उसका बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट होता है। फॉरेस्ट में भी ऐसे ही होता है। जब आप एक नेचुरल फॉरेस्ट को आप देखिए, एक नेचुरल फॉरेस्ट में एक छोटे से एरिया में इतनी डाइवर्सिटी होती है, और वो डाइवर्सिटी सिनर्जेटिक होती है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को हार्म कर रहा है, एक दूसरे को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है वो चीज। अगर छोटी से छोटा नीचे, अगर रेन फॉरेस्ट में हम देखते हैं, जैसे छोटे से छोटे पौधे का भी उनका अपना इंपॉर्टेंस है, और बड़े से बड़े पेड़ का भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों में ये वाली सिमिलरिटी भी दिखती है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। इसको आप एक पैराग्राफ में लिख दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा इसका। इस तरह से करते 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 आप बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। ये तो टॉपिक मेरे लिए ऐसा है जिसमें मेरे पास बहुत पॉइंट है, मैंने पॉइंट्स तो हटाए हैं जितना मैं डिफरेंट समझ चीजों पा रहा से। हूँ कि आपने क्या किया कि जैसे फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, आपने इकोनॉमिक एक्सेलेंस कीवर्ड को पकड़ा, उसको आपने ब्रेक हाँ, डाउन करा कि इकोनॉमिक एक्सेलेंस नॉर्मली हम किस चीज़ से समझते हैं। तो आपने राइट। उसमें सस्टेनेबिलिटी आप लेके आ गए, एफिशिएंसी आप उसमें लेके आ गए, और जो भी इंडिकेटर्स जो चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक एक्सेलेंस में मानते हैं वो आप लेके आ गए, और फिर आपने उसको फॉरेस्ट से कनेक्ट किया कि फॉरेस्ट राइट। कैसे इस चीज़ को दिखाता है। एक बढ़िया केस स्टडी है इसकी, और इसके आपने एग्जाम्पल्स आपने लिख दिए जो आराम से इस तरह से हम सोचें तो सोचे जा सकते हैं। इसमें कुछ एंटीथीसिस आपने लिखा था। तो इसमें एंटीथेसिस, फॉरेस्ट आर द बेस्ट स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ लिखा हम्म। होगा तो हम्म। पता नहीं। नहीं, जनरली हाँ, आपकी होगा टेंडेंसी होगा क्या होगा। रहती है, मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो तो आप लिखता हूँ, मैं मतलब ट्राई आप। करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि एंटीथेसिस लिखा जाए कुछ, हम्म। एक दो काउंटर पॉइंट्स दिए जाए ताकि हम्म। बैलेंस बना रहे पूरे ऐसे में, पूरे हम्म। नैरेटिव में, ऐसा हम्म। नहीं लगे कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। हम्म। और लिखा होगा मैंने, बट अभी और लिख इसके कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में, या जो भी आपने लिखा हो इसमें, तो उसमें हम्म। आपने क्या मतलब इस तरह से लिया कि भाई फॉरेस्ट से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, किस तरह से आपने कंक्लूड कैसे करा। जब कंक्लूजन में लिखता हूँ ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि डिफरेंट कंसेप्ट्स का एक सिनर्जी बन जाए, और हम्म। कहीं ना कहीं वो दोनों मिलके एक वो जो बोलते हैं ना कि बड़ा इफेक्ट क्रिएट करें। हम्म। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आज की डेट की प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट की प्रॉब्लम है डिफोरेस्टेशन। हम्म। क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा डीरेल हो चुका है नॉर्मल हम्म। प्रिंसिपल्स। हम्म। ग्रीड जो आ गई है, अनटेम्ड कैपिटलिज्म है, अनटेम्ड रेगुलेशन से, मतलब रेगुलेशन कोई ध्यान नहीं दे रहा है ज्यादा। अमेजन की बात कर लीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट। अब हम्म। ये प्रॉब्लम इकोनॉमी की वजह से लेकिन फॉरेस्ट को परेशान कर, हम्म। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कैसा कंक्लूजन सिंथेसाइज कर सकते हैं कि फॉरेस्ट हमें इतनी अच्छी केस स्टडीज दे रहे हैं, रादर देन कि हम उनको इम्प्लीमेंट करें इकोनॉमिक सिस्टम में, हम उल्टा ही देख रहे हैं। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम उनको देखें, क्लियरली देखें। और आज के डेट में एक्चुअली किया जा रहा है, जैसे चाइना का स्पन सिटी कंसेप्ट है, हम्म। दे आर यूजिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो हम्म। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अलग अलग ग्रीन सिटीज में, और उस कंसेप्ट में जहाँ पे नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सर्विसेज, उनको यूज करके आप इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर रहे हो, अपनी अपनी सिटीज, अर्बन एरिया, इंडस्ट्रीज, सब जगह इंटीग्रेट कर रहे हो आप उनको। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन बन जाता है कि आप उनकी तरफ देखिए। ये नीश एरिया है, नीश सॉल्यूशन आज की डेट में, लेकिन कल को जाके ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। और जब ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे तो हमारा जो पाप किया है हमने पिछला पिछली सेंचुरी में, काफी हद तक धुल जाएगा। ये मेरे को काफी यूनिक, काफी बढ़िया लगा कि जैसे आपने जो
प्रेजेंट एज के अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिस तरह हम बढ़ना चाहते हैं एज ए सिविलाइजेशन, उन चीजों को आपने लिंक कर दिया कि कैसे फॉरेस्ट जो है अ, उस केस स्टडी से हम सीख सकते हैं और राइट फॉरेस्ट बेस्ड सोल्यूशन, नेचर बेस्ड सोल्यूशन हम लोग लेके आ सकते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं एक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसी टॉपिक से निकाल राइट के, है ना। तो राइट। ये का, और वो आपने जो वर्ड्स यूज करे हैं ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगे मेरे को, तो ये तो वर्ड्स देखिए, वर्ड्स का ऐसा है कि हम्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जिस डोमेन में नॉलेज है और जिस डोमेन में आपका प्लीज। इंटरेस्ट है, वो डोमेन आप पिक करेंगे तो ये, अब जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वर्ड है, हम्म प्रॉपर वर्ड है, ये हम्म मैंने मतलब ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाया इसको रिकॉल करने में, क्योंकि वो मेरा डोमेन का नॉलेज है। आप अपने डोमेन का नॉलेज यूज करेंगे वो ज्यादा आपका आपका बेस्ट। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है तो वहां से भी आपको एक आइडिया लगता है, और फिर हाँ आपने जी, फॉरेस्ट हाँ का जी, एग्जाम भी लिखा है, फॉरेस्ट भी पढ़ी आपने, तो हाँ जी। उससे भी वो निकल गया तो ये काफी अच्छा है। एक एक सुजान भाई, आगे हम बढ़ने से पहले एक बार एक चीज पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कई बार हम्म, लोग लिखने लगते हैं ऐसे, तो जैसे मान लो आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं एक थीसिस पे लिखता हूँ कि कैसे सस्टेनेबल, साइक्लिकल नेचर होता है इकोनॉमी का, तो वी कैन कॉल इट इकोनॉमिक एक्सेलेंस। एंड देन यू हम्म, कंपेयर इट विद द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में भी साइक्लिकल होता है, कोई भी चीज़ हम्म, वेस्ट नहीं जाती है, एंड एवरीथिंग बेसिकली फीड्स ऑन टू द नेक्स्ट साइकिल। तो अब लोग लिखते टाइम क्या करते हैं कि लिखते चले जाते हैं, थोड़ा लंबा खींच देते हैं इसको। तो हम्म, हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो जैसे नया कॉन्सेप्ट भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगला भी आपको बात बोलनी पड़ेगी, अगला थीसिस भी आपको बोलना पड़ेगा। तो राइट। कोई आपने कोई मार्कर बना रखा है, या इज इट नेचुरल फॉर यू कि आप कैसे उसको लिमिट करते हो कि ये कितनी दूर में होना चाहिए? जैसे मान लो कि आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है जस्ट, कि हम्म। साइक्लिकल नेचर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, कितनी दूर में आप लिखोगे इसको? 2 पैरा में लिखोगे, 1 पेज में लिखोगे, 1.5 पेज में लिखोगे? क्या आपका व्यू है इसके ऊपर? यूजुअली ऐसा होता है कि जब थीसिस हम एड्रेस कर रहे हैं, हम्म तो एक थीसिस एक पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में लिखता हूँ। हम्म यूजुअली 70 to 80 वर्ड्स होता है। हम्म अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ नहीं बनाता, मैं 70 वर्ड्स का एक बड़ा पैराग्राफ बना देता हूँ, तो लगभग आधे पेज से ज्यादा ही हो जाता है एक पैराग्राफ। बट हम्म ये रहता है कि हाँ, वो पॉइंट उस इतने एरिया में एड्रेस हो गया हमारा। ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा है, हम्म या फिर पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो आपको वही कंटिन्यूएशन लिख रहा है, समझ में नहीं आता ना रीडर को। तो मैं चाहता हूँ कि जितना एक पैटर्न में लिखना चाहता हूँ पहले तो, कि 70-80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ रहेगा। उस पैराग्राफ में मेरा एक थीसिस एड्रेस रहेगा। उस उसी पैराग्राफ में मेरा थीसिस रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसकी एग्जांपल रहेगा, जितना भी जस्टिफिकेशन सब उसी में रहेगा। अब लास्ट लाइन में आप अगले पैराग्राफ या अगले पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए उसको, जैसा भी आप चाहें। अब जैसे 70-80 वर्ड्स है, तो सबसे पहले जैसे साइक्लिक का एग्जांपल है, तो साइक्लिक वाले में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं बता दूंगा कि ये मेरा पॉइंट, कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज बिकॉज दे आर साइक्लिक इन नेचर जस्ट लाइक इकोनॉमिक सिस्टम। हम्म अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि इकोनॉमिक सिस्टम्स हैव अ हम्म लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइफ साइकिल हम्म ऑफ सर्विसेज, लाइफ साइकिल ऑफ एवरीथिंग। हम्म फॉरेस्ट ऑल्सो हैव द लाइफ साइकिल, बट इकोनॉमिक सिस्टम की जो लाइफ साइकिल होती है, दैट लाइफ साइकिल इज फ्लॉड। हम्म हम इतना वेस्ट जनरेट करते हैं, हम यूज एंड थ्रो करते हैं, राइट, हम रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं। वेयर एज हमारा जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, देयर लाइफ साइकिल इज वेरी क्लोज्ड, और वो क्लोज्ड होती है और बहुत एफिशिएंट होती है। तो फिर मैं उसका एग्जांपल दे दूंगा कि हाउ इट इज एफिशिएंट, कि जो भी वेस्ट हमारे फॉरेस्ट से निकलता है, दैट इज फर्टिलाइजर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो उस तरह से हम देख सकते हैं, इवन द डीकम्पोजर्स आर देयर, जो बेनिफिट कर रहे हैं उस वेस्ट से, लेकिन दे आर कन्वर्टिंग इनटू वेल्थ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो कुछ उस तरह से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर लास्ट लाइन में हम ये इतना जस्टिफाई हो गया हमारा, ये साइक्लिक का जो पॉइंट था ये यहाँ पे खत्म हो गया अपना। अब इसको खींचने की जरूरत नहीं है, रीडर समझ जाएगा भाई क्या कहना चाहता है, अगर एवेल्यूएटर समझ अगर हम जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो आपका जो एक थीसिस है वो आप लिमिट करते हो एक पैराग्राफ तक, जो कि 70 to 80 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ रहता है। देन यू राइट, मूव राइट, ऑन टू द नेक्स्ट थीसिस, नेक्स्ट नेक्स्ट राइट। लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे ख्याल से, क्योंकि अदरवाइज अगर आप उसको कहीं 1.5 पेज तक खींच दो, 2 पेज तक खींच दो, तो फिर आप अगले पॉइंट्स आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, और फिर लगेगा कि कंटेंट आपके पास कम था तो आपने इसी के ऊपर, और फिर एक हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि आपको कंसाइज लिखना है। तो तो अगर उतने वर्ड्स में लिखा जा सकता है तो ये काफी बढ़िया बात आपने बताई। आपके दिमाग में मतलब बैकग्राउंड में एक बात हमेशा रहनी चाहिए, कि ये ऐसे आप खुद के लिए नहीं लिख रहे हो, आप खुद कंज्यूम नहीं करोगे इसको, इसका कंज्यूमर इवेल्युएटर है। हम्म इवेल्युएटर को जितनी आसानी से आपकी बात समझ में आ जाएगी, उतना इजी उसके लिए चेक करना होगा, और उतना इजी आपका पॉइंट अप्रोच देने के लिए होगा। हम्म तो वो इतने अच्छे मार्क्स देगा, आपको रिवॉर्ड करेगा उस चीज के लिए। तो 70-80 वर्ड्स का, अगर हर पैराग्राफ आप 70-80 वर्ड्स का लिख रहे हो, हर हम्म पैराग्राफ में आपको एक पैटर्न दिख रहा है,
कि भाई पहले उसने ये बोला कि ये थीसिस है, देन ये थीसिस का एक्सप्लेनेशन दे दिया, देन जस्टिफिकेशन दे दिया, देन नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। अब वो कनेक्शन तो हमने स्टार्टिंग में रफ में देख लिए कि एक दो तीन चार अपन हम्म। जो सीक्वेंस बना रहे हैं दैट शुड बी लॉजिकल। तो एनीवे लॉजिकल हो जाएगा अपना अपना, काफी इजी हो जाएगा इवेल्युएटर के लिए। दूसरा एक ये है कि एक मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी आपकी कि जैसे आप शुरू में ही दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हो, तो कहीं ना कहीं राइट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाने बैठते हो 1.5 घंटे बाद में, तो हम्म। अब पॉइंट्स तो सिमिलर याद आ सकते हैं आपको, तो साथ में बनाते हैं तो कई बार वो डिफरेंट पॉइंट्स आप लाने की कोशिश करते हो कि पिछले वाले में ये पॉइंट्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले में दूसरा लाया जाए। एक आपसे राइट। पूछना था कि दूसरा ऐसे जब आप शुरू करते हो, तो आपने एक तो जैसे एनेक्डोट से शुरू कर दिया या फिर जैसे आप कह रहे हो कोट से तो आप शुरू नहीं करते, दोनों आप अलग अलग तरीके से शुरू करते हो या एक ही तरीके से शुरू करते हो? ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स रूल नहीं है। मैं इस पे ज्यादा फोकस करता भी नहीं हूँ। हम्म। मेरा मतलब मेरा फोकस इसकी तरफ है कि रीडर अगर मेरी दो लाइन पढ़ रहा है ऐसे ही शुरू हम्म। में, हम्म। तो कुछ तो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए उसके अंदर, तब जाके वो पूरा ऐसे पढ़ेगा भाई क्या लिखा है इसने, अदरवाइज क्यों पढ़ेगा वो। तो हम्म। वो पॉइंट रहता है। अब फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट का तो जैसे ही मेरे दिमाग में है कि यार आज की इकोनॉमीज, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हमारी हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बेस्ट है, हम्म। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बेस्ट है आज की डेट में, सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ हम्म। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है आज के टाइम। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक हुक वाला जो पॉइंट मिल जाता है, क्यूरियोसिटी हम्म। जो रीडर के माइंड में आ रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखें तो सही, इसको एनालाइज तो करें, क्या हम्म। प्रॉब्लम है, कितने पॉइंट्स में एनालाइज कर सकते हैं। हम्म। तो ऐसा है। उस तरह सेकंड ऐसे का भी आप लिखना चाहोगे तो डिपेंड करेगा, अगर आप फिलोसफिकल ऐसे हो, अब जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, सेकंड जैसे वाला है कि टाइम प्रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज हाँ हाँ, शाइनिंग, इसी राइट। के ऊपर बात करते हैं। हम्म। तो अब जैसे ये ऐसे है, इसमें मतलब बहुत अलग अलग टाइप के एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिखेगा, कोई कोट लिखेगा, कोई एनेक्डोट लिखेगा। हम क्या कर सकते हैं, मैं पर्सनली फिर से भी बोलूंगा कि इन्वायरमेंट में मेरा डोमेन है, मेरे को डिजास्टर याद आ जाएगा। सपोज एक डिजास्टर याद आ गया मेरे को, 2004 सुनामी याद आ गया, मुझे पता नहीं कि मैंने यही लिखा था, कुछ और लिखा होगा, हाँ बट मतलब जस्ट अभी याद आया। आपका तो एटीट्यूड क्या है उसकी 2004, तरफ, वो हमारा मेन टारगेट है, देखना कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। राइट राइट। हम्म। तो अभी जैसे मैं दिमाग में क्लिक किया कि यार डिजास्टर एक पॉइंट हो सकता है स्टार्ट हम्म। करने का, तो हम बता सकते हैं कि 2004 का जब सुनामी आया था, हम्म। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जस्ट वेनिस्ड, मतलब हम्म। समुद्र में यार डूब गए, वो चले गए। हम्म। अब ये हुक वाला पॉइंट मिल जाता है ना। अब हम्म। क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन थे इसके, हम्म। यहाँ से फिर हम इसको लिंक कर सकते हैं कि हम्म। भाई पहले हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत क्या होती है चीजों हम्म। को, हम्म। फिर अलग अलग डायमेंशन में हम जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप फिर इसके बाद या तो ये डिजास्टर वाली स्टोरी लिख दीजिए एज एन एनेक्डोट, क्योंकि इसका डेटा भी है आपके पास, इसका आपके पास सॉलिड, एक तरह से देखा जाए तो सबको मालूम भी है। ये भी है ना एक चीज, देखिए ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन में बहुत नीश वाली स्टोरीज नहीं लिख सकते हो, हम्म। और बहुत ज्यादा जो रूटीन है वो भी नहीं लिख सकते, जो हम्म। चाय की टपरी पर डिस्कस होती है स्टोरीज वो भी ज्यादा नहीं लिख सकते, अगर आप उसको मतलब कंटेक्स्ट में नहीं लिख पा रहे हो कोई ऐसी चीज हो जो न्यूज़पेपर तो में एडिटोरियल में कोट हो सके, ऐसी स्टोरी आप कोट कर दो वहां पे तो बढ़िया बात। ऐसी चीजें, हाँ, हम्म। जिनमें थोड़ी डेप्थ है, थोड़ी हम्म। एनालिटिकल क्वालिटी है, जो हम्म। वाकई में रियल हम्म। क्वेश्चन जनरेट करती हो, जो सोचने को मजबूर और करती जो है, वो लोगों ने चीजें हम सुन लिख भी सकते रखी हो हल्की फुल्की, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं हो तो भी थोड़ा रिकॉल मेमोरी उसके हैं। लिए। हाँ हाँ, तो हम्म। कनेक्ट कर पाए, हम्म। ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग ही लिखे जा रहे हो फिर उसको हम्म। समझने में तो वो एक बैलेंस होना चाहिए मतलब। हम्म। फिर टाइम उसके टू ऊपर रिपेयर द आपको, रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि आपका कंफर्ट जोन है साइंस वाले एसेज के अंदर, फिलोसफी वाले को आप ट्राई करते हो कि ना लिखना पड़े तो बढ़िया है। तो मैं कंफर्ट उसमें भी है, ऐसा नहीं बोल हाँ। रहा हूँ कि हम्म। कंफर्ट उसमें डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक के हम्म। कीवर्ड्स क्या है, अगर मैं समझ हम्म। ही नहीं पा रहा हूँ तो कैसे हम्म। लिखूंगा हम्म। उसको। तो जैसे आपने ये ऐसे लिया, मान लो कि टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो मान लो हम्म आपने हम्म, शुरुआत ऐसे कर दी, तो जैसे आप GS 1 2 3 4 के बारे में बात कर रहे थे कि GS 1 2 3 4 के राइट। बारे में क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, तो जैसे आप एक बार इसको ब्रेनस्टॉर्म करके आप थिंक इट आउट लाउड कि कैसे आप हम्म, क्या क्या आप लिख के आए थे, या क्या आपके दिमाग में अभी आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो टॉपिक का जैसे इंट्रो तो मेरे दिमाग में आ ही गया कि डिजास्टर का इंट्रो लिखना सुनामी है से तो हम। वो तरीके से। हम्म। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। सन इज शाइनिंग का क्या मतलब है, सन इज शाइनिंग का मतलब है कि व्हेन द टाइम इज राइट, व्हेन द मतलब जब नॉर्मल टाइम है, हम्म। ऐसा नहीं है कि आपदा वाला टाइम, नॉर्मल टाइम की बात चल रही है, नॉर्मल टाइम में है तो आप प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए उसको। आप लास्ट मिनट के लिए मत बैठिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। तो ऐसे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं।
अब मेरे दिमाग में डायमेंशन आ रहे हैं अलग अलग। भाई इकोनॉमी के लिए भी ये किया जा सकता है, राइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है या जॉब्स बढ़ानी है या इकोनॉमिक अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लानी है। हम्म। फॉरेस्ट के लिए हम कर सकते हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी लानी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स लाने हैं, अलग अलग सेंसिटिव एरिया को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि पूरा खत्म हो जाए उसके बाद प्रोटेक्ट करने लगे, क्या मतलब है उसका। हम्म। उसी तरह से साइंस एंड टेक में देख सकते हैं कि जब हम लाइक इसरो जब सेट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उसको कि भैया आप क्यों इसरो में पैसा खर्च कर रहे हो। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज करी थी कि चलो ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन हमने इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं दिए उनको, एक फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज दिया था। हम्म। उसकी वजह से हमको फ्यूचर में जाके इतना आउटपुट मिल रहा है, तो हमको देखना चाहिए। अगर नहीं देते तो हमें बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक मुसीबत वाली बात हो जाती है। फिर हम्म। आज के टाइम पे जब चाइना और पाकिस्तान आसपास है, डीआरडीओ नहीं होता, इसरो नहीं होता, तो हम टेक कहाँ से लेके आते, यूएस मना कर देता। तो एक डायरेक्शन ये जा रहा है अपना स्ट्रेटजी को, और इसके लिए सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट हमने देख ही लिया है। उसी तरह से कुछ कुछ हमको जैसे हिस्टोरिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं आई थिंक इसको, हम्म। हम्म। कि महात्मा गांधी जी के जो मूवमेंट्स हुआ करते थे, हम्म। यूजुअली नॉर्मल टाइम पे ही वो लोगों को मोबिलाइज करते थे, उनको हम्म। मोटिवेट करते थे, पॉलिटिकल एजुकेशन करते थे, हाँ, और उनका एक यूनिटी प्रमोट करने के लिए अलग अलग काम करते थे। तो वो पहले ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आके आप, मतलब एनीवे कॉलोनियलिज्म जो था, एक्सप्लॉइटेशन था, सब कुछ था। बट हम्म। आपके ऊपर लाठी चला रहे हैं, उसी टाइम पे आप सब कुछ नहीं कर रहे हो, रिएक्शन नहीं कर रहे हो, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो उस चीज को लेकर। हम्म। तो ये चीज पर्सनल लाइफ में भी की जा सकती है। हम्म। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री आ रहा है, हमको पता प्री है 6 महीने बाद, और हम अभी से अगर नहीं स्ट्रेटजी लगा के पढ़ रहे हैं या क्या हम्म। करना है क्या नहीं करना, वो नहीं कर रहे हैं, और अपन लास्ट में जाके 2 महीने में फिर पैनिक कर रहे हैं, एंग्जाइटी आ रही है, भाई ये तो किया नहीं, ये तो किया नहीं। तो वो एक होता है। यूजली अपनी वीकनेस हमको निकाल के टाइम रहते उसको सोल्व करनी चाहिए। तो पर्सनल एंगल में भी इसका आ जाएगा। उसी तरह से फैमिली के एंगल में भी ले जा सकते हैं इसको। एक बच्चा छोटा है, सपोज आप फैमिली वाले पर्सन, आपकी फैमिली में बच्चे हैं, यू आर सीइंग कि वो उनकी मतलब बच्चे थोड़े बड़े हैं, सपोज कि टीनेजर बच्चे, हम्म। एंड यू आर सीइंग कि उनका जो दोस्त लोग है या फ्रेंड्स है या जो उनका सर्कल है, दैट इज नॉट गुड, हम्म। राइट। उनकी लैंग्वेज से, उनके लहजे से, रहन सहन से आपको पता चल जाता है। एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनके साथ डिस्कस करिए, उनसे समझिए कि क्या क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें। अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर देयर ओन फ्यूचर इन द एडल्टहुड। वैसे हम देख सकते हैं। तो देखने को बहुत सारे तरीके हैं। और फिर काउंटर थीसिस भी ये हो जाएगा कि पता चला कि हमने सपोज कि जब नॉर्मल टाइम था उसी टाइम पे हमने प्रायोरिटीज गलत रख ली, और उन्हीं पे हम इन्वेस्ट करते गए, और टाइम हमने सही से दिया नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में बोला जाता है कि यूएसए में अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर इतना खर्चा करता है वो, 800-900 बिलियन डॉलर उसका ईयरली वो होता है। लेकिन पीपल आर देयर होमलेस, पीपल आर देयर हंग्री, है बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत माइनर फ्रैक्शन है बट है। बट काउंटर थीसिस में हम यूज कर सकते हैं कि हम्म। दीज आर मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज भी हो सकती है इसकी वजह से, तो हम्म। उनसे हमें बचना चाहिए। इसमें आप कंक्लूजन क्या सोचोगे, जैसे आप ग्लोबल प्रॉब्लम से आप लिंक करो, जैसे जैसे आप बता रहे थे पिछले वाले में, तो आप कैसे करते हैं इसमें, या आपने कैसे किया था? इसके लिए तो कंक्लूजन बड़ा इजी हो जाता है, तो एक तरह हम्म। से कि हम्म। हम प्रॉब्लम नरेट कर देंगे वापस से। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी लोग जागे हुए नहीं, हम्म। टाइम है एक्ट करने के लिए। नई जनरेशन, नए जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ने जिस तरह के कंज्यूमर पैदा किए हैं, जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं, हम्म। और जिस तरह से यूज एंड थ्रो वाला हम्म। अनसस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है, तो हम्म। वहां पे जैसे हम एक कोट कर सकते हैं कि मिशन लाइफ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है एज पर हम्म। आईएनडीसी और पेरिस प्रोटोकॉल के अंदर, हम्म। तो बड़े इश्यूज को सोल्व करने की एक तरकीब है। उस तरह से आईएसए का एग्जांपल दे सकते हैं कि फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस होएगा, इसलिए हम पहले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए ग्लोबली एक वो कोएलिशन बना रहे हैं। तो कुछ उस तरह से लिखा जा तो सकता इसमें जैसे आप कंक्लूजन कर रहे हो, तो कंक्लूजन कितने, मतलब कितने पेज में आप करोगे? जैसे आपने अलग अलग प्रॉब्लम्स आपने बताई, क्लाइमेट चेंज वाली बात है, सोलर अलायंस वाली चीज़ है, तो है। इन सब प्रॉब्लम्स को आप क्या एक ही बड़े पैराग्राफ में लिखोगे, या किस तरह, कितना टाइम आप नहीं लोगे? नहीं 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 नहीं, ये सारे एक जगह नहीं लिखते हैं पहली बार। हम्म। हम्म। कंक्लूजन में दो पार्ट है, हम्म। एक प्री कंक्लूजन है और एक हम्म। फाइनल कंक्लूजन। हम्म। तो प्री कंक्लूजन वाला जो हमारा पार्ट है, हम्म। उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी डाइवर, क्योंकि ये सारे डायमेंशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट, हम्म। ऐसे में
तो उन हम्म सबको समराइज कर देंगे कि भाई ये डायमेंशन हमने डिस्कस किए हैं। हमारा हम्म मोटा मोटा निष्कर्ष ये निकला है कि राइट, हमको पहले करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एरिया है जहाँ पे थोड़ा ज्यादा सोच समझ के हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि मिसप्लेस प्रायोरिटीज ना हो, या प्री फिर कुछ और कंक्लूजन से उसके आप कहना साइड चाह रहे हैं कि में। आपने समराइज किया जो भी आपने लिखा है उसको प्री कंक्लूजन में आपने थोड़ा समराइज। एग्जैक्टली। हम्म हम्म तो फिर रीडर क्या करेगा ना, रीडर के लिए एक सिंथेसिस हो गया ना पूरे से का, उसने हम्म 800 कितने हजार वर्ड्स पढ़ लिए आपके, हम्म 1000 से ज्यादा वर्ड्स पढ़ लिए। हम्म अब वो तो भूल गया होगा ना कंटेक्स्ट, मतलब हम्म 200 वर्ड्स तक उसको याद रहे होंगे, उसके ऊपर वाला तो भूल गया। तो आपने सिंथेसाइज कर दिया, भाई ये डिस्कस किया है हमने, ये हमारा कंक्लूजन है कि हाँ, सन इज शाइनिंग और उसको रिपेयर कर लो, वो बेटर है। बट अगर नहीं, मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, तो आपको उनके लिए एसओपीज बनाओ नेशनल लेवल पे, अगर गवर्नमेंट की बात है। या पर्सनल लेवल है तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करो उस चीज को लेकर। फिर जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, चालीस कितना पचास कितना वर्ड्स का। लगभग फिर भी कितना कितना लिखोगे आप कंक्लूजन 1.5 पेज में या 30 40 50 वर्ड्स, 30 40 40 50 50। वर्ड्स उससे पहले हाँ। प्री कंक्लूजन रहेगा। हाँ, उसके पहले प्री कंक्लूजन है, प्री प्री कंक्लूजन कंक्लूजन में कितना 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 दूर में रखोगे आप कितने प्री कंक्लूजन स्पेस। वही 70 80 वर्ड्स, एक पैराग्राफ के बराबर ओके अप्रोक्स। ओके ओके। वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अप्रोक्स। हाँ लेकिन रफली आप कितना वो रखते हो। एक चीज हमने डिस्कस किया काफी डिटेल में आपका 2022 का पेपर। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने लिखा होगा उन लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा, नहीं भी लिखा होगा तो एक बार सुनेंगे तो आइडिया लगेगा कि अ, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं वो बंदा कैसे सोच रहा है ऐसे को। तो ये तो काफी अच्छी इनसाइट्स हमें मिली। एक मेरे को आपसे ये चीज पूछनी थी कि आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे पेपर से पहले, एग्जाम से पहले। तो उन राइट। मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे आपके? मतलब कि जो भी कोचिंग में जहाँ पे भी लगाए थे, आप बिना कोचिंग का नाम लिया आप बता सकते हो कितने नंबर वो आपको देते थे? क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके 2 बार मार्क्स आए, 132 भी आए, 148 भी आए। दोनों ही बार वो बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो विकास, इन आप लोगों को मानेंगे नहीं, मिलते कितने हैं मार्क्स? टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसे का एक भी टेस्ट नहीं लिखा है, मतलब अच्छा टेस्ट लिखे हैं, अच्छा टाइमर अच्छा। लगा के टेस्ट लिखे हैं। अच्छा आपने बट चेक मैंने नहीं खुद करवा? अच्छा चेक नहीं कोचिंग में करवाया, आपने मैं चेक नहीं अपने करवा? फ्रेंड सर्कल को दिया है रिव्यू के लिए। ओके 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 ठीक है तो ठीक है। हमारे जो उनका फ्रेंड्स हैं क्या जो रिव्यू, सीनियर किस तरह का रिव्यू रहता था जो आप प्रैक्टिस में करते थे? क्योंकि देखो सर, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो जो भी है ऐसे पढ़े आपका सबको अच्छा लगे वो, क्योंकि एग्जामिनर तो किसी भी माइंडसेट का हो सकता है। सबको लगे कि है। कंसाइज है, सबको लगे कि टू द पॉइंट है, सबको लगे कि कीपिंग क्लोज टू द टॉपिक ऑफ द ऐसे है। तो उनके कैसे रिव्यूज रहते थे, मतलब कि आपको लगता था कि ठीक स्कोर कर लूंगा मैं ऐसे में? अ, सबसे पहले क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ उनसे, हम्म जिनको भी कॉपी देता हूँ, कि भाई हम्म जो लिखा है मैंने, आप समझ पा रहे हो क्या हम्म लिखा है? हम्म अगर वो वहां पे रेड फ्लैग कर देता है कि यार क्या लिखा है, मतलब वो अगर मेरे से क्वेश्चन कर लेता है ना कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हो तुम, तो वहां पे मेरा मतलब नेगेटिव इंप्रेशन एक तरह से, क्योंकि अगर समझ नहीं पा रहा तो आई एम फेल्योर ना उस पॉइंट के लिए। हम्म तो वो मैं मार्क कर लूंगा। हम्म फिर मैं देखूंगा कि अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है कि यार ये पॉइंट तो लिख दिया है, लेकिन इसका एग्जाम्पल कहाँ है। हम्म कभी कभी होता है कि एग्जाम्पल आपको याद नहीं आ पाता, हम्म या फिर जो एग्जाम्पल आपने लिखा है वो उस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो पूछेंगे भाई इसका क्या रिलेशन है इससे। हम्म राइट। तो वो एक नोट कर लिया अपन ने कि यार यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा हमारा। देन कंक्लूजन में अगर देखेंगे तो बोलेंगे यार कोड तो लिखा नहीं तूने। बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करेंगे, एक फ्रेमवर्क रहती है लोगों के माइंड में कि कोड लिखना है, स्टोरी लिखनी है। बोले हम्म कोड तो लिखा नहीं तूने। या किसी हर पैराग्राफ में किसी राइटर को या किसी थिंकर को कोट किया नहीं। हम्म तो फिर वो मेरा पर्सनल डिस्क्रिप्शन है कि मैं उस एडवाइस को मानूं ना मानूं। मुझे पता है मैं कोड लिखूंगा तो जितना मैंने लिखा उससे गंदा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि मैं पूरा उसको जस्टिफाई या उस कंटेक्स्ट में सेट नहीं कर पाऊंगा। राइट। कोर्ट बड़ी स्पेसिफिक चीज होती है, उसको फिट करना बहुत मुश्किल काम है कंटेक्स्ट के साथ। हम्म तो वो मैं अवॉइड करता हूँ। फिर उसी हम्म तरह से इंट्रो में अगर किसी ने बोला यार कि इंट्रो तो लिखा है ठीक है, बट मतलब ये तो बड़ा नॉर्मल हो गया है, या फिर हम्म बड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, बड़ा नीच वाला एरिया, तो वो एक हम्म देखना पड़ता है। हम्म। ये जनरल चीजें हैं, मतलब हम जो रिव्यू दे ही देते हैं लोग। ठीक है सुजान भाई, मेरे ख्याल में हमने ठीक ठाक डिस्कशन किया है ऐसे को लेके। हम देखेंगे अगर लोगों को चाहिए होगा तो एक आधी बार और डिस्कस करेंगे हम ऐसे इसको। 2021 राइट राइट का भी, पहले 20 का भी पेपर आपका कर सकते हैं। अ, राइट। ठीक ठाक हमने डिस्कशन कर लिया है, काफ़ी पॉइंट्स आपने बताए। अगर मैं समराइज करूं तो बेसिक बात ये है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसे आप नहीं लिखते हो, लेकिन आप करते क्या हो कि अ, जो ऐसे का क्रक्स है उसको आप पकड़ के रख रहे हो। लाइन में आप बांध दे राइट। रहे हो सारे आर्ग्यूमेंट्स को, पहले ही तैयार कर ले रहे हो आप। कंक्लूजन के टाइम पे आप जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेट करके उसको दिखा रहे हो।
एक समरी भी दे रहे हो उससे पहले। लोग जनरली शुरुआत में करते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द ऐसे, वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स दिस ये आर्गुमेंटेशन। लिखते हैं हाँ हाँ इंट्रोडक्शन के जस्ट हाँ बाद ही एक बार बताना हाँ। अच्छा रहता है। इंट्रोडक्शन के बाद में भी आप लिख रहे हो, आप प्री कंक्लूजन में भी आप लिख रहे हो। तो एक तरह से हम्म। आप एग्जाम रीडर को लगता रहे कि अच्छा ये चीज़ अब मैंने पढ़ी है, ये चीज़ चल रही है। राइट। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड sufficiently. I'll see you soon, probably in another session where we can discuss a few more topics. ऑलवेज। And हाँ, thank you so much for your time. और मेरे ख्याल में सबको पसंद आएगा। ओके, एक बात और पॉइंट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल। ऑलरेडी मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, छोटा सा हम्म, ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, हम्म, हम्म, जहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस कर ही रहे हैं। काफ़ी बिगनर्स की क्वेरी भी रहती है कि कैसे स्टार्ट करें, तो हम्म, उनके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए भी हैं। आई एम हम्म, ट्राइंग कि कुछ और अच्छा बन के आए उनके लिए, ताकि बिगिनर्स के लिए खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने कुछ लिख लिया उनको तो फिर भी गाइडेंस मिल जाता है या फिर खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो कुछ बिगिनर फ्रेंडली मटेरियल डेवलप करने का सोच रहा हूँ। हम्म, देखते हैं कैसा जाता है, कितना टाइम मिल पाता है, टाइम मिलेगा तो कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुजान भाई, आपका टाइम देने के लिए। आपसे मिलते हैं जल्दी। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू विकास जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।